अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ए अल्लाह, खानवादा रिसालत की इस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। और साथ ही आपको खबर दें कि बारान रहमत बनी कराची वालों के लिए एक बार फिर जहमत। बादल बरसते ही शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगे। गाड़ियां और मोटरसाइकिल्स पानी के रेले में बहती रहीं। ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। बारिशों का सिलसिला पीर तक बरकरार रहेगा। मानसून की एक और बारिश कराची वालों के लिए आजमाइश बन गई। बादल बरसे तो शहर की सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगीं। शाहराह फैसल, नागन चुरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके पानी में डूब गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी सैलाबी रेले की नजर हो गईं। सड़कों पर खड़े बरसाती पानी के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर रही। शहरी कहते हैं बारिश ने अवामी नुमाइंदों के दावों की कली एक बार फिर खोल के रख दी है। कोई भी ढंग से काम नहीं करता, जिसकी वजह से बारान रहमत जहमत बन जाती है। ये पूरा इलाका देख लें, यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। ये मसला जो है कब ठीक होगा, हम तो ये चाहते हैं। महकमा मौसमियात ने बारिशों की मौजूदा सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में वक्फे वक्फे से जारी बारिश के पानी से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। अजीजाबाद में बारिश की सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद इजाज से। जी शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, गुलबर्ग टाउन के इलाके में। यहाँ पर जो है बारिश के बाद जो है सड़कें जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। जैसे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर जो है पानी इतना रोडों पर जमा है कि लोगों को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ जो है मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। ये बताइएगा कि जो है यहाँ पर बारिश के पानी के बाद आपको कितनी तकलीफ पेश आई? बहुत तकलीफ हो रही है। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, गटर के ढक्कन तक नहीं लग रहे। यहाँ तलवारों पर करके यहाँ से जाना पड़ता है, तो कोई यानी कि हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही हमारे। अच्छा, बिल्कुल शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो है गटर के ढक्कन खुले हैं, यहाँ पर जो है अपना आपके तहत अपनी मदद खुद करना पड़ती है। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ, बाइकें, लोग जो है पैदल सफर नहीं कर सकते। फुटपाथों तक पानी यहाँ पर नजर आता है। लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पानी से जो है सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम नजर आता है दूसरी जानिब। और यहाँ पर सीवरेज के पानी को और बारिश के पानी की मिलावट के साथ जो है रोडों पर जो है गंदगी का एक ढेर नजर आता है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पानी का जो है पानी नजर आता है और यहाँ पर शहरी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सही, शुक्रिया शाहिद इजाज। हुकूमती दावों के बावजूद भी शहर कायद के कई इलाकों में सड़कें और गलियां पानी पानी हो चुकी हैं। शहरियों को रिवायती मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं हुकूमत पछतावे करती है। बारिशों का पानी कई कई रोज तक सड़कों पर खड़ा रहता है। सड़कों में पानी भी खड़ा होता है, बिजली भी चली जाती है, बहुत प्रॉब्लम है। बारिश की वजह से बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी नहीं मिल रही है जाने के लिए, और बिजली का भी बहुत ज्यादा मसला हो जाता है। नाले का ज्यादा मसला है, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा है। काफी दिन पानी खड़ा रहता है, रोडों पे बहुत पानी होता है, पानी नहीं निकलता। ये पूरा इलाका देख लें, यहाँ से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। ये मसला जो है कब ठीक होगा, हम तो ये चाहते हैं। क्योंकि हम तो चाहते हैं ना कि यार बारिश हो, हम नहाएं, लेकिन तब नहाएं ना जब सफाई हो, साफ सुथराई हो। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा है कि लाहौर में बारिश के बाद विरस का मंजर था। बारिशों की तबाही मीडिया ने दिखाई। वहां बारिश बरसे तो तफरी और यहां बरसे तो अदाब। कराची के मामलात को आफात बना दिया गया। बलदियाती इंतखाबात के लिए जिला नहीं बनाया। कह रही थी, यहां तक के लोगों के घरों में पानी आ गया, लाहौर के अस्पतालों में पानी आ गया, लेकिन कहीं पर भी आपको बोजदार साहब नजर नहीं आए। कहीं पर भी आपको वजीर आजम साहब नोटिस लेते हुए नजर नहीं आए।
कहीं पर आपने ये नहीं सुना कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने चेयरमैन एनडीए में कोई एक टास्क दिया कि आप लाहौर जाएं फौरी तौर पर और लाहौर के अंदर रिलीफ के काम को यकीनी बनाएं। कोई वफाकी वजीर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि मुराद अली शाह नाकाम हो गए, कि लाहौर में पानी जमा है, सिंध हुकूमत नाकाम हो गई है। कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आई। सिंध और बलूचिस्तान के शहरी होशियार। महकमा मौसमियात ने पीर तक मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई कर दी है, जरूरी इकदामात उठाने की हिदायत भी कर दी है। हुक्मरानों की आला कारकर्दगी के बाइस कराची बारिशी पानी में डूब गया। सिंध के दीगर इलाकों की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं। हैदराबाद समेत कई शहरों में बादल बरसते ही इंतजामिया के कारनामे सामने आ गए। सिविल अस्पताल में नाकिस हिकमत अमली से अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। बर्न्स वार्ड, आईसीयू और कोरोना वार्ड समेत दीगर वार्ड्स में पानी दाखिल हुआ, जिससे मरीजों समेत तीमारदार शदीद परेशानी से दो चार रहे। मौसम का हाल बताने वालों ने पीर तक सिंध बलूचिस्तान में बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, दादू और मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बारखन, सोप, मूसा खेल, लोरालाई, कोहलू और सिब्बी में भी बारिशों के बाइस नदी नालों में तोगयानी का खदशा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक दो रोज के दौरान जम के बादल बरसने का इम्कान है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अब आपको बताएं कि कराची का नया जिला बनाने पर सियासी जमातें सिंध हुकूमत पर फट पड़ी। मेयर कराची और पीएसपी ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीएसपी मुस्तफा कमाल का कहना है कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अपने हाथों से टुकड़े कर रही है। सिंध में नफरत की वो शमा जलाई जा रही है जिसको शायद कभी बुझाया नहीं जा सकेगा। ये किस मुंह से सूबे को बनाने की बात कर रहे हैं, और तुम वोटर बोर्ड की गटर लाइनों का इख्तियार तो तुम ले नहीं पा रहे हो। तुम सूबा बनाओगे, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को सूट करती है और एमक्यूएम पीपल्स पार्टी को सूट करती है। फारूक सत्तार ने कहा कि दुनिया में नौआबादियाती निजाम खत्म हो गया, मगर पाकिस्तान में आज भी सरकारी अफसरान के आवाम के बुनियादी हुकूक खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कराची में मैंडेट न होने के बावजूद, कराची के अवाम की सपोर्ट न होने के बावजूद मनमाने फैसले करके कराची के अवाम पर, कराची के शहरियों पर मुतासिबाना, आमराना फैसले मुसल्लत किए जा रहे हैं। कन्वीनियर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी का कहना था कि पीपल्स पार्टी सिंध को तकसीम कर चुकी, बस ऐलान करना बाकी है। कराची पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है, मगर इस शहर को कोई नहीं देख रहा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी घरों की गैर कानूनी अलाटमेंट पर अज़खुद नोटिस केस में सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर कानूनी अलाटमेंट मंसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर अज़खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सिंध के 229 सरकारी घरों पर गैर कानूनी कब्जा है। कोरोना वायरस की वजह से घर खाली करवाने का अमल रोक दिया था। अदालत ने सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करने और मेरिट पर अलॉटमेंट करने का हुक्म देते हुए सिंध हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सीडीए ने कहा कि आईजी इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। इस्लामाबाद पुलिस हमारे 200 क्वार्टर्स पर काबिज है। मुज़ाकरात हुए लेकिन पुलिस कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स किए कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद पुलिस का मामला भी देखेंगे। केस की समाअत 2 माह के लिए मुलतवी कर दी गई। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। नवाज शरीफ को हर सूरत वतन वापस लाएंगे। बरतानवी हुकूमत से राब्ता किया जाएगा। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम को वापस लाने के लिए कमर कस ली है। शिबली फराज कहते हैं नवाज शरीफ बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में बैठ गए हैं। वहां उन्होंने एक एक्सरे भी नहीं करवाया। नवाज शरीफ जो कि एक बीमारी का बहाना बना के चले गए थे और जाके उधर लंदन में बैठ गए, और लंदन में इलाज तो अपना क्या, एक एक्सरे तक तो किया नहीं इन्होंने। हम नैब को रिक्वेस्ट करेंगे कि फॉरेन ऑफिस के थ्रू इंग्लैंड की हुकूमत से उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उनको वापस लाना अब जरूरी हो गया है। कानून अपना रास्ता लेगा, लेकिन हम जो है तो हमारी अब कोशिशें और तेज हो गई हैं
اور ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے نواز شریف صاحب کو. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بلاول بھٹو کو بچہ قرار دے دیا. کہتے ہیں عمران خان کسی کو NRO نہیں دیں گے. مریم نواز نے پتھر نیب کو نہیں شہباز شریف کی سیاست کو مارے ہیں. جن کے نیب میں کیس وہ زیادہ بول رہے ہیں. عمران خان کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے, NRO نہیں دے گا. اگر وہ کسی مشکل میں پھنس بھی گیا تو وہ کوئی بھی بڑا فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن ان کو NRO نہیں دے گا. ان کو شرمندگی ہوگی, ان کو عدالتوں کے ٹرائل سے گزرنا ہوگا. بلاول بچہ ابھی کچا ہے. شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے. شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے. یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پتھراؤ کرنے والے, اور جتنے پتھر آپ لوگوں نے دکھائے ہیں کہ وہ تھیلوں میں لے کے آئے, وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے, شہباز کی سیاست کو مارے. وہ سارے پتھر ایک ایک شہباز کی سیاست کو لگے. جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی نے سب بندیاں شروع کر دیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پارٹی کی تنظیم نو کا فیصلہ کر لیا. پارٹی عہدوں پر اہم تبدیلیوں کا بھی امکان ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور سابق صدر آصف علی زرداری نے پارٹی رہنماؤں سے تحریری طور پر تجاویز مانگ لی. ذرائع کا کہنا ہے کہ قیادت نے CEC ارکان کو اہم عہدوں کے لیے نئے نام اور سفارشات تیار کرنے کی ہدایت کی ہے. CEC سفارشات بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو بھجوائے گی. حتمی فیصلہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد ہوگا. پارٹی کے نائب صدر, سیکریٹری جنرل اور شمالی پنجاب کے صدر سمیت اہم عہدوں کے لیے نام مانگ لیے ہیں. خیبر پختونخوا, بلوچستان, سندھ اور گلگت بلتستان کی تنظیم نو کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی چینی ہم منصب وانگ جی کے ساتھ ملاقات ہوئی. دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. چین کے صوبے ہینان میں پاک چین وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی. دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات, خطے میں امن و امان کی صورتحال اور پاک چین راہداری سمیت باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی قیادت پاک چین لازوال دوستی کو مزید مستحکم بنانے اور کثیر الجاتی شعبہ جات میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. پاک چین اقتصادی راہداری فیز 2 کے تحت طے شدہ منصوبوں کی بروقت اور جلد تکمیل ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے. کی جانب سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بھارت کی ہندوتوا پالیسی کو پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا. دونوں وزرائے خارجہ نے افغان امن عمل اور اس حوالے سے اب تک ہونے والی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا, جبکہ خطے میں امن و امان کے حوالے سے درپیش خطرات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متفقہ لائے عمل اپنانے اور مشترکہ کاوشیں بروئے کار لانے پر اتفاق کیا گیا. سید عون شرازی, سچ نیوز, اسلام آباد. منی لانڈرنگ ریفرنس میں احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف, حمزہ شہباز سمیت 12 ملزمان کو 27 اگست کو طلب کر لیا ہے. احتساب عدالت لاہور میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں حمزہ شہباز, شہباز شریف سمیت 12 ملزمان کو 27 اگست کو طلب کر لیا گیا. تفصیلات کے مطابق احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے منی لانڈرنگ ریفرنس کی ابتدائی سماعت کی. تفتیشی افیسر کے پیش ہونے پر عدالت نے دریافت کیا کہ سلمان شہباز, نصرت شہباز, رابعہ عمران اور جویریہ علی کی کیا پوزیشن ہے, یہ ملزمان گرفتار کیوں نہیں, ان پر کیا الزامات ہیں, اس کی وضاحت کریں. عدالت نے ریفرنس میں شہباز شریف, حمزہ شہباز کے علاوہ 12 ملزمان کو 27 اگست کے طلبی کے نوٹس جاری کر دیے. عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ وہ بتائیں کہ جو 4 ملزمان شامل تفتیش ہوئے یا نہیں. احتساب عدالت میں نیب نے منی لانڈرنگ کیس میں ملزمان پر 7 ارب سے زائد کی منی لانڈرنگ کا الزام عائد کر رکھا ہے. اس ریفرنس میں عدالت نے 4 گواہوں کو وعدہ معاف گواہ بھی بنا رکھا ہے. احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے پروسیکیوٹر عاصم ممتاز کے دلائل کے بعد کیس کی سماعت 27 اگست تک ملتوی کر دی. نبیل نقوی, سچ نیوز, لاہور. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ بزدار حکومت نے جنوبی پنجاب کی ترقی کے لیے کوششیں کی. ماضی میں بجٹ میں صرف لاہور کو مد نظر رکھا جاتا تھا. وزیر اعظم نے 2 سالہ کارکردگی پر عثمان بزدار کو سراہا. سب سے بڑا کارنامہ میں یہ سمجھتا ہوں 73 سالوں میں جنوبی پنجاب کی عوام ہر وقت جو ہے وہ تخت لاہور کا جو ہے وہ رونا روتی تھی. اس کے سیاستدان, اس کے وزیر, اس کے مشیر, ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہر وقت تخت پنجاب کا رونا اور کہتے تھے کہ جتنا بجٹ ہے پنجاب کا
وہ سارے کا سارا وسطی پنجاب کے اندر یا جو تھوڑا بہت بچتا تھا وہ شمالی پنجاب کے اندر جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا. لیکن میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو جنوبی پنجاب کے ایک سپوت ہونے کے ناطے سے بھی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے سے بھی اور جو الیکشن کمپین کے اندر تحریک انصاف نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب ہم موومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے. یہاں پر لنک ایک اسکول کھولنے کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے بتا دیا. بولے 7 ستمبر کو فیصلہ ہوگا. اسکول 15 ستمبر کو کھولنے ہیں یا نہیں. کوئی بھی فیصلہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا. پہلی جماعت سے 5ویں تک یکساں نصاب بن گیا. ہم مل جل کے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ 15 سپٹمبر کو سکولز کو کھولنے کا ہے. یہ میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے لیڈرشپ رول لیا اور ساری حکومتوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ہم نے مل کے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کے ذریعے یہ قومی معاملات اور قومی چیلنجز تھے ان کو ہم نے فیس کیا. اور اب یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے. لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے. اس کے لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ایک بڑی تفصیلاً SOP یعنی کہ طریقہ کار کھلنے کے طریقہ کار کے اوپر ہماری کل بھی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کو فائن ٹیون کیا جا رہا ہے. اور کیونکہ یہ بنیادی معاملہ صحت کا ہے تو اس لیے منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ تفصیلاً طریقہ کار جو ہے وہ اناؤنس کرے گی جس کے تحت اسکول جو ہیں وہ کھل سکیں گے اگر یہ فیصلہ ہوا کہ اسکول کھول لیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 7 یونیورسٹیز کے طلباء کی آن لائن کلاسز اور زائد فیسوں کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران HEC اور وزارت تعلیم کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی. یونیورسٹیز کے طلباء کی درخواست پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سماعت کرتے ہوئے چیئرمین HEC کو طلباء نمائندوں کو سن کر تحریری حکم جاری کرنے کا حکم دے دیا. دوران سماعت HEC کے وکیل نے عدالت عالیہ میں جواب جمع کرانے کے لیے مزید مہلت کی درخواست کر دی جس پر عدالت نے HEC اور وزارت تعلیم کو 2 ہفتے میں جواب جمع کرانے کی ہدایت کی کہ یونیورسٹیز نے امتحانات شروع کر دی ہیں. درخواست پر جلد فیصلہ کیا جائے. HEC کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان طلباء کے کیس میں ڈائریکٹ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں. متعلقہ یونیورسٹی سے رپورٹس مانگی ہیں اس کے بعد جواب جمع کرائیں گے. طلباء کے وکیل نے کہا کہ ہم نے کورونا وائرس کی گائیڈ لائنز کو چیلنج کیا ہے جو HEC نے یونیورسٹیز کو دی تھی. عدالت نے ہدایت کی کہ چیئرمین HEC اپنے نامزد افسر کے ذریعے درخواست گزاروں کے نمائندے کو سنیں. HEC طلباء کی شکایات کو سن کر تحریری آرڈر پاس کرے. عدالت نے HEC کو رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی. کوہاٹ کے نواحی گاؤں میں ایک ہی گھر کے 5 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب بچے ایک دوسرے کو بچاتے ہوئے پانی میں ڈوب گئے. غمزدہ خاندان کا تعلق وادی تیرا سے ہے. جاں بحق بچوں کا خاندان مزدور پیشہ ہے, زمین کاشت کر کے روزی کماتا ہے. خبریں اور بھی ہیں مگر یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. یزید کی بیعت سے انکار کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا. اہل بیت اطہار اور ساتھیوں کا قافلہ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے روانہ ہوا اور 3 شعبان کو مکہ پہنچا. یہاں بھی انہیں سکون سے نہ رہنے دیا گیا اور ان کے قتل کی سازشیں کی جانے لگی. حج کا موسم آیا تو مولا کو قتل کرنے کے لیے حاجیوں کے روپ میں قاتل بھیجے گئے. امام حسین علیہ السلام نے کعبے کی حرمت بچانے کے لیے احرام کھول دیے اور حج کو عمرہ میں تبدیل کر کے مکہ چھوڑ دیا. مسافتیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ ذو حشم کے مقام پر پہنچا تو ہر نے لشکر کے ہمراہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا راستہ روکا. ہر کا لشکر پیاس سے جاں بلب تھا. امام حسین علیہ السلام نے ہر اور اس کے لشکر کو پانی پلانے کا حکم دیا. ہر نے کہا وہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام کو ابن زیاد تک لے جانا چاہتا ہے.
ताहम इमाम के इनकार पर हुर ने कहा कि अगर इमाम उसका कहा नहीं मानते तो वो किसी ऐसे रास्ते पर चले जो कूफा जाता हो और ना ही मदीना। इस गुफ्तगू के बाद इमाम फिर रवाना हुए तो हुर भी उनके साथ रवाना हुआ। इस तरह ये काफिला सफर तय करता हुआ यकम मुहर्रम अल हराम को नैनवा पहुंचा। इमाम ने पूछा ये कौन सी जगह है तो बताया गया कि ये करबला है। इमाम अली मकाम ने मकामी अफराद से जगह का नाम मालूम होने पर यही पड़ाव डाल दिया कि यही मंजिल थी। ये वो जगह है जहाँ कायनात का सबसे बड़ा मार्का हक व बातिल होगा। राह हक के मुतलाशियों को 72 शुहदा की कुर्बानी से ऐसी निशाने मंजिल मिल जाएगी जो क़यामत तक उनकी रहनुमाई करती रहेगी। इस्लामाबाद में यकम मुहर्रम को यौम अली असगर अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मजलिस हुई, जिसमें खवातीन ने शीरख्वार और कमसिन बच्चों के साथ मजलिस में शिरकत की। आलमी यौम अली असगर अलैहिस्सलाम मुहर्रमुल हराम की अहम तरीन रस्म है जो करबला में शहीद किए गए बच्चों, खास तौर पर 6 माह के हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम इब्ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में मुनक्किद की जाती है। बुध इमाम बारगाह इस्लामाबाद में भी इसी मुनासबत से मजलिस का इनकाद किया गया। माओ ने अपने शीरख्वार और नौनिहाल बच्चों को हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम से मंसूब सब्ज सफेद रंग के लिबास पहनाकर और पेशानियों पर पट्टियां बांधकर, जिन पर या साहिब ज़मान अल अजल और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का नाम लिखा था, शिरकत की और अहले बैत इत्तहार अलैहिस्सलाम से अपनी वालिहाना मोहब्बत व अकीदत का इजहार किया। बच्चों ने अज़ादारी की और नोहा पड़ा। माँ और बेटी की मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई मोहब्बत नहीं। अब ऐसा क्या है कि माँ अपने बच्चों को हाथों पर उठाकर फिदा करने के लिए तैयार है। माँ की मोहब्बत ऐसी है कि जितना छोटा हो ज्यादा प्यारा होता है, अपनी जान से ज्यादा अजीज। ये कौम की माएँ हाथों पर छोटे छोटे बच्चे उठाकर कह रही हैं, क्या हुसैन अलैहिस्सलाम, ये हमारी औलाद आपके अली असगर अलैहिस्सलाम पर फिदा हो। मजलिस में कोरोना से बचाव के लिए मुतय्यन करदा SOPs का पूरा ख्याल रखा गया। बच्चों और माओ को लाइनों में फासले पर खड़ा किया गया। शुरा ने मास्क भी पहन रखे थे, जबकि सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। ईरान, इराक, शाम और लबनान समेत दुनिया भर में माह मुहर्रम की मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी है। मशहद में फर्जंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम अक़दस में गुंबद मुतहर पर लगा परचम तब्दील करके स्याह परचम लहरा दिया गया है। ईरान के मकामात मुक़द्दसा बिलखसूस फर्जंदे रसूल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस और दीगर मकामात मुक़द्दसा के साथ साथ शहरों और गली कूचों को भी स्याहपोश कर दिया गया। जा बजा स्याह अलम नस्ब कर दिए गए हैं। मशहद में फर्जंदे रसूल हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम अक़दस में गुंबद मतहर पर लगा अलम तब्दील करके स्याह परचम लहराया गया है। आपकी जरी को भी स्याह पोश कर दिया गया। हरम मतहर पर स्याह परचम तकरीबन 2.25 माह तक लहराता रहेगा। मजाल से अज़ा का सिलसिला भी जारी है। हर तरफ फजा या हुसैन या अब्बास के नारों से गूंज रही है। करबला में सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अलमदार करबला हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम और बिनते अली बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ों पर भी स्याह परचम लहराकर बाकायदा सोगवारी और आज़ादारी का आगाज कर दिया गया है। करबला के अलावा इराक के दीगर मुकद्दस मकामात को भी स्याहपोश किया जा चुका है। इराक में कोरोना वायरस की वजह से मुहर्रम अल हराम के पहले अशरे में करबला मोहल्ला में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद रहेंगे। इस साल आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब तमाम ममालिक में मुख्तलिफ अंदाज से आज़ादारी के इज्तिमाअत हो रहे हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था कि नाजायज रियासत इसराइल को नहीं मानते। मुआहदा करने वालों ने आलम इस्लाम की भीड़ में चूरा घोंपा है। अलमदार बलोच रिपोर्ट करेंगे। इस्लामाबाद में G62 इमाम बारगाह से चाइना चौक तक निकाली गई रैली में उलमाए किराम समेत अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि इसराइल का कोई वजूद नहीं, साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। इसराइल की जो जारहियत है उसके खिलाफ आज पूरे पाकिस्तान में तमाम मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। हम कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। इसराइल का जुल्म और सितम न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ
बल्कि फलस्तीन के तमाम बशिंदों के खिलाफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर अनवर कराश ने इंकशाफ किया है कि दीगर कई अरब ममालिक भी इसराइल से सफारती ताल्लुकात कायम करने के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। इसके साथ ही बुलेटिन का इख्तिताम हुआ। देखते रहिए सच न्यूज।